तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मू चेन कांगशिंग और जुआनटोंग को ढूंढने के लिए आगे निकल जाता है और वहीं लुओ ली इस एरे मास्टर से फाइट करने लगती है। और इस दौरान मू चेन कहता है माओ जिंग, जिसको कि ये बंदी बनाकर ले जा रहा था, कि तुमने मुझे तो इसके बारे में बताया नहीं कि वूजिया को कैसे पता चला कि हम लोग इस डायरेक्शन में हैं। माओ जिंग समझ जाता है, यह हकलाते हुए बताता है कि वूजिया ने कुछ एरेज बनाए हुए हैं यहाँ पर, तो इसके वजह से उसने हमारे फ्लक्चुएशन सेंस कर लिए। और गाइस कल फ्लो में निकल गया था कि शाम में वीडियो आएगा, तो उसके लिए माफ़ करना। अब ये जानने के बाद मू चेन अपने बॉडी के आसपास एक स्पिरिचुअल एरे बनाता है ताकि वूजिया के सेंसरी एबिलिटीज से ये खुद को आइसोलेट कर पाए। और इसके बाद माओ जिंग के साथ ये 10-12 मिनट ट्रैवल करते हैं और एक पहाड़ी के आसपास पहुंच जाते हैं जहां पर एक केव था। और माओ जिंग कहता है मेरे हिसाब से जुआनटोंग और कांगशिंग इसके अंदर ही है। मू चेन इधर माओ जिंग को बेहोश कर देता है और यहीं पर लटका कर गुफा के अंदर जाने लगता है। हालांकि गुफा काफ़ी डीप था और कॉम्प्लिकेटेड भी, पर मू चेन अंदर धीरे धीरे बढ़ते जाता है और अंदर में ये कांगशिंग और जुआनटोंग के जैसा स्पिरिचुअल एनर्जी का फ्लक्चुएशन अब फील कर सकता था। और मू चेन जब ज़्यादा क्लोज जाता है तो इसे कांगशिंग की ओर अब फील होने लगती है। और मू चेन जब कांगशिंग को देखता है तो इसके बॉडी पर कुछ ब्लैक मार्क थे जिसमें पॉइजनस ऑरा को देखा जा सकता है। और कांगशिंग काफ़ी ज़्यादा पेल दिख रहा था, हालांकि फिर भी ये मू चेन को देखकर एक स्माइल देता है। और कांगशिंग भी कहते तुमने मुझे सच में काफ़ी सरप्राइज कर दिया कि तुम यहाँ पर पहले पहुँचोगे। और मू चेन ची यू और माओ जिंग को शायद यहाँ पर लाया था, तो इन्हें पटक देता है यहाँ पर। इन्हें देखकर कांगशिंग और भी हैरान था कि ये दोनों तो 7th और 8th रैंक के बंदे हैं, और वो भी हेवनली कंप्लीशन के इनिशियल फेज पर। मतलब मू चेन ने इन्हें हरा दिया है। अब कांगशिंग मू चेन को लेकर थोड़ा अंदर जाता है, वहाँ पर इसे जुआनटोंग भी देखता है जिसकी हालत कांगशिंग से ज़्यादा ही खराब थी। पर मू चेन को अभी भी नहीं समझ में आ रहा था कि चलो 8-10 एनिमीज थे, फिर भी ऐसी स्थिति इन दोनों की असंभव सा था। अब कांगशिंग बताते हैं कि मो लॉन्गजी पहले से प्रिपरेशन करके रखा था और उसका जो पावर लेवल है वो हेवनली कॉम्प्लीशन के लेट फेज में पहुंच गया है और उसे उसने जानबूझकर छिपा के रखा था। और प्लस उसके पास एक टॉक्सिक पॉइजन है जो कि सॉवरिन लेवल के एक्सपर्ट ने रिफाइन किया है। मू चेन की भी आंखें एक बार को कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है कि मू लॉन्गजी ये हेवनली कॉम्प्लीशन के लेट फेज में है, इवन उसे सीनियर लिंग ज़ेंग भी हैंडल नहीं कर पाएंगे। और कांगशिंग ये कहते अगर मैं रिकवर हुआ तो मैं भी लेट फेज में पहुंच सकता हूँ, पर ये जो डेमोनिक ड्रैगन पॉइजन है ये काफ़ी खतरनाक चीज़ है। और कांगशिंग बताते हैं कि इस पॉइजन को बस सॉवरिन लेवल के एक्सपर्ट ही बाहर निकाल सकते हैं और हमारे पास फिलहाल कोई रास्ता है नहीं, और यहाँ पर ऐसा कोई है नहीं। तो मू चेन फिर भी कहता है एक बार मुझे ट्राई करने दीजिए। अब ये तुरंत ही अपनी ऑरा को 9 निदर फ्लेम के साथ फ्यूज करता है। अब इन दोनों लोगों के पास कोई ऑप्शन था भी नहीं, तो ये भी मू चेन की बात मान जाते हैं। और मू चेन अपनी ऑरा को कांगशिंग की बॉडी में भेजता है, और ये जैसे ही अपनी ऑरा भेजता है कांगशिंग की बॉडी को अब ये पूरा फील कर सकता था, जो कि अंदर से काफ़ी मैसी हो चुका है। और इतना भी समझ रहा था कि अगर ज़्यादा लेट हो गया तो फ्यूचर में कभी भी कांगशिंग और जुआनटोंग रिकवर हो भी नहीं पाएंगे। अब जब मू चेन का ब्लैक फ्लेम अंदर एंटर करता है तो पॉइजन भी इसे डिस्कवर कर लेता है और चीखने लगता है ताकि ये ब्लैक फ्लेम से खुद को डिफेंड कर पाए। हालांकि मू चेन अब इस पॉइजन को रिफाइन कर पा रहा था, पर स्पीड काफ़ी ही ज़्यादा स्लो था। अभी अपनी ऑरा को वापस खींच लेता है क्योंकि इस प्रोसेस में फिर कई दिन लग जाएंगे और इतना समय इनके पास है नहीं। कांगशिंग और जुआनटोंग वैसे भी जानते ही थे कि निराशा ही लगने वाला है। मू चेन इधर सोच रहा था अगर 9 निदर फ्लेम से ज़्यादा पावरफुल कोई फ्लेम होता तो ये इस पॉइजन को ईजिली रिफाइन कर पाता, और ये सोचने लगता है इससे भी स्ट्रॉन्गर फ्लेम कहाँ मिलेगा। अगर 9 निदरबर्ड इवॉल्व हो गई होगी तो उसका जो फ्लेम है अनडाइंग फ्लेम बन जाएगा और वो ज़्यादा पावरफुल होगा। अब मू चेन अपना माइंड को ये जो ब्रेसलेट था जहाँ पर 9 निदरबर्ड सो रही थी वहाँ पे भेजता है। वहाँ जाता है ये तो एक काफ़ी बड़ा सा अंडा दिखता है जिसके ऊपर ब्लैक कलर्स को देखा जा सकता था, प्लस थोड़ा बहुत इस बार पर्पल लाइट उसमें मिक्स थी। और वहाँ जाकर ये नीदरबर्ड से अनडाइंग फायर मांगने लगता है। और इस दौरान दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंग ज़ेंग मो लॉन्गजी के एक फिस्ट अटैक के कारण जमीन पर गिर पड़ा था, और इधर मू चेन नीदरबर्ड को जबरदस्ती जगाना नहीं चाहता था। इधर समय बीतते जाता है, मू चेन के फोरहेड पर अब पसीने देखे जा सकते थे। अभी तक नीदरबर्ड को ये कितना भी बुलाए वो वापस इसको रिप्लाई नहीं देती है, और मू चेन थोड़ा अब चीखने लगता है कि नीदरबर्ड जल्दी करो। और इस दौरान वो ब्लैक एग ट्रेम्बल करने लगता है और उसमें कुछ गोल्डन पर्पलिश पैटर्न दिखाई देते हैं, और वहाँ से कुछ अनसही फ्लेम का बाहर निकलता है, पर यह थोड़ा सा पर्पल कलर में था, ब्लैक और पर्पल मिक्स, और ये था अनडाइंग फ्लेम। मू चेन के हथेली पर यह पर्पल फ्लेम वापस आ जाता है, और जैसे ये फ्लेम बाहर आता है पूरा केव ही मानो ओवन के समान गर्म होने लगा हो। कांगशिंग और जुआनटोंग दोनों भी हैरान थे कि ये कौन सा फ्लेम है। मू चेन एक चैन की सांस लेता है और ये कांगशिंग के बॉडी में ये फ्लेम भेजने लगता है और कहता है कि आपको कुछ पेन तो
बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। और मूचेन वैसे भी अनडाइंग फ्लेम को अभी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता था, तो इसने बहुत थोड़ा सा एंसेस का इस्तेमाल किया था। और जैसे अनडाइंग फ्लेम बॉडी में जाती है, ब्लैक पॉइजनस ऑरा काफ़ी तेजी से भाप बन के निकलने लगता है बाहर। ये टॉर्चर 10 मिनट तक चलता है और कांग सेंग इनके बॉडी से पॉइजन निकल चुका था और इनकी ऑरा भी जल्दी जल्दी रिकवर होने लगती है। अब अगली बारी जुआनटोंग की थी। जुआनटोंग में ये टाइम 20 मिनट लगता है। मूचेन अपने पसीने पोंछता है और अनडाइंग फ्लेम को अपने फिंगर टिप पर रखा हुआ था। अब अनडाइंग फ्लेम भी थोड़ा वीक हो चुका था। ये सोचता क्यों ना मैं इसे अपनी बॉडी में रख लूँ। अब क्योंकि नीदर फ्लेम का ही इवॉल्व वर्जन ये अनडाइंग फ्लेम है और इसके बॉडी के साथ इसका संबंध है, तो क्या पता इसे ये रख पाए, ऐसा ये सोचता है। और वैसा होता भी है। अनडाइंग फ्लेम को ये अपने स्पिरिचुअल सी में रख लेता है। कोई भी रिएक्शन आता भी नहीं है। हालांकि इस दौरान ये जो ब्लैक पॉइजन मूचेन ने बाहर निकाला था, ये एक फॉग के रूप में एक ब्लैक लिक्विड का शेप लेने लगता है। मूचेन इस पॉइजन को देखता है और तुरंत ही अपना जो मिडिल फिंगर था, जहां पर इसने लाइटनिंग पॉइजन को स्टोर किया, उसे एक्टिवेट करता है। और ये जो पॉइजनस ऑरा था, डेमोनिक ड्रैगन पॉइजन से भी ज्यादा पॉइजनस था। और मूचेन सोचता है क्यों ना मैं इस पॉइजन को अपने इस मिडिल फिंगर में स्टोर कर लूं, तब तो और भी खतरनाक ये मेरा अटैक बन जाएगा। और मूचेन थोड़े ही समय में इसे भी वहां पर स्टोर कर लेता है। इधर जुआनटोंग और कांग सेंग मूचेन को थैंक्स बोलते हैं और मूचेन तुरंत ही कहता है क्योंकि आप लोग ठीक हो गए हो तो हमें सीनियर लिंग ज़ेंग की मदद करनी पड़ेगी। अब इधर सीन शिफ्ट होता है और एक बेसिन के पास में एक स्वॉर्ड ऑरा को देखा जा सकता था और ये कंट्रोल करने वाली लुओली थी। और फिलहाल इसका अपोनेंट वुजिया नहीं था, इस बार एक बंदा था और इसका नाम था मूगू, जो कि बाउंटी रैंकिंग में 3rd रैंक का बंदा है। और मूगू के हाथों में एक बोन नाइफ था जिससे ये लुओली से फाइट कर रहा था और दोनों का फाइट अलग ही लेवल पर चल रहा था। मूगू के पीछे कुछ लोग खड़े थे और इस बैटल को देखकर, खासकर इस लड़की के पावर को देखकर ये हैरान थे कि नॉर्दर्न एकेडमी एक डिसाइपल इतनी ज्यादा टैलेंटेड और इतने कम एज में। पीछे खड़ा वुजिया कहता है कि टेन लॉन्ग तुम भी इससे डील नहीं कर पाओगे, क्योंकि वुजिया थोड़े से समय पहले लुओली से फाइट किया था। और इस दौरान ये लोग बातें कर रहे थे कि मुझे पता चला है कि माओ जिंग और चीयू को एक लड़का जो मूचेन नाम का है उसने हरा दिया है। और इतना भी मैंने सुना कि वो कांग सेंग और जुआनटोंग को बचाने गया है। पर इस दौरान वांगवू जो था, जो कि 9th प्लेस पर था बाउंटी रैंकिंग में, वो कहता है पर क्या ही मतलब, अगर वो उन्हें बचा भी लिया तो वो जो पॉइजन है उसकी वजह से वो कभी अपने पावर को यूज ही नहीं कर पाएंगे। और इस दौरान ये बातें कर रहे थे कि मू लॉन्गजी अभी तक आया नहीं लिंग ज़ेंग से फाइट करके। और बेसिकली जो मू लॉन्गजी का बैटल था वो तीनों ग्रेट जनरल से था, तो लिंग ज़ेंग के अलावा वो 2 लोग भी होंगे। तो वुजिया कहते हैं कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर अभी आता ही होगा वो। इधर दूर की पहाड़ी पर हे आओ, सू जुआन और बाकी लोग खड़े थे जो कि इस बैटल को देख रहे थे और वुजिया वगैरह इन्हें ही घूर रहे थे। फिलहाल यहाँ पर सू जुआन सोच रही थी कि मूचेन गया कहाँ पर। यहाँ पर लुओली फाइट कर रही है मूगू से, जो कि हेवनली कॉम्पिटिशन मिड फेस का बंदा है। हालांकि वो इसे संभाल ले रही है, पर मूचेन की यहाँ पर जरूरत है, खास करके ग्रेट जनरल्स को हेल्प करने में। अब इनके पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो ये चुपचाप इस बैटल को देख रहे थे और मूचेन और तीनों जनरल्स का वेट कर रहे थे। इधर लुओली अपने बाउंडलेस स्वॉर्ड ऑरा से एक ऐसा हैक अटैक मारती है कि मूगू पीछे हटने पर मजबूर था। और इस बार तो इसके बॉडी पर कुछ इंजरीज भी थी। मूगू भी अब समझ जाता है ये लड़की थोड़ी ट्रबलसम तो है, और ये कहता है फिर कि कोई नहीं, मुझे मालूम है कि तुम 3 ग्रेट जनरल्स का वेट कर रही हो, पर उन्हें मू लॉन्गजी अब तक हरा चुका होगा, तो मतलब कुछ भी नहीं है। पर लुओली कुछ बोलती नहीं है और इसके अटैक्स और भी ज्यादा क्रूएल होने लगते हैं। इधर लुओली अपने अटैक को बढ़ा रही थी, तभी दूसरी तरफ से एक साउंड आता है और इस ऑरा के कारण यहाँ पर जो भी मिस्ट था वो छटने लगता है। और यहाँ पर अचानक से एक फिगर प्रकट होता है जिसके कंधे पर एक ब्लैक स्वॉर्ड था, और ये कोई और नहीं बल्कि मू लॉन्गजी था, जिसके फोरहेड पर एक ब्लैक ड्रैगन मार्क भी बना हुआ था। और इस मू लॉन्गजी के बैक पर 3 लोग थे जो कि खून से सने हुए थे, और ये थे तीनों ग्रेट जनरल्स, लिंग ज़ेंग, टियानियान और एक का नाम मैं भूल गया हूँ। मतलब मू लॉन्गजी क्या ही खतरनाक बंदा है। मू लॉन्गजी इनको जमीन पर पटकता है और कहता है ये तीनों डिजर्व करते हैं ग्रेट जनरल्स कहलाना। मुझे भी काफी समय लग गया इनको हराने में। और मू लॉन्गजी जब अब बैटल देखता है मूगू और लुओली का, तो ये भी हैरान था कि कांग सेंग, जुआनटोंग और इन 3 जनरल्स के अलावा कोई ऐसा भी है जो इतना टैलेंटेड हो सकता है। तभी पीछे से वुजिया बोलता है एक और है जो इन्हीं के बराबर टैलेंटेड है, जो कि फिलहाल कांग सेंग और जुआनटोंग को बचाने गया है। वुजिया एक फेंट स्माइल देता है। मू लॉन्गजी भी ये सुनकर हंसने लगता है कि वो सब अब तक तो उनका पूरा ऑरा ही खत्म हो चुका होगा, कोई नहीं, हम उन्हें भी पकड़ लेंगे। और मू लॉन्गजी इस दौरान गू जायोंग को मूगू का साथ देने के लिए कहता है ताकि इस लड़की लुओली को जल्दी हराया जा सके। अब गू जायोंग भी हेवनली कॉम्पिटिशन के मिड फेज में और मूगू भी सेम लेवल पर, यानी दोनों अब लुओली पर अटैक करने के लिए पड़ते हैं। अब इन दोनों के अटैक को आते देख लुओली अपने बॉडी को स्वॉर्ड ऑरा से प्रोटेक्ट करती है
और इन दोनों के अटैक के कारण ये काफी पीछे जाकर गिरती है। पर लुओली अब अपने स्वॉर्ड को कस के पकड़ लेती है और पहले से भी खतरनाक एक एंशिएंट ऑरा मानो अब निकलने लगा हो। शायद ही अपने स्वॉर्ड के एक सील को ब्रेक कर रही थी, पर तभी एक आवाज सुनाई देती है कि ये बाउंटी लिस्ट वाले सच में काफी सेमलेस है कि एक छोटी लड़की, दो लोग मिलकर फाइट कर रहे हैं और वो भी एक जूनियर से। और ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि मू चैन की थी। और जब सू जुआन वगैरह मू चैन के बाजू में दो और लोगों को देखते हैं तो ये और हैरान थे, खास करके उधर के टीम के लोग मू लॉन्गजी वगैरह, कि ये तो कांगशिंग और जुआनटोंग है और ये रिकवर कैसे कर गए। और बड़ी बात ये थी कि कांगशिंग वगैरह का ऑरा पहले से ज्यादा बढ़ चुका था। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था, खास करके मू लॉन्गजी को, कि मेरे पॉइजन को कोई कैसे निकाल सकता। इवन सॉवरिन लेवल के एक्सपर्ट को टाइम चाहिए। और अब कांगशिंग गुस्से में मू लॉन्गजी की तरफ पड़ता है और इसका ऑरा हेवनली कॉम्पिटिशन मिड फेज से ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, लगभग लेट फेज के करीब जा रहा था। बेसिकली कांगशिंग ने एक ब्रेक थ्रू कर लिया था। मू गुई वगैरह का चेहरा सही में अब बनने लगता है कि ये कांगशिंग सच में एक जीनियस है। इतना खतरनाक डैमेज के बाद कोई बंदा ब्रेक थ्रू कैसे कर सकता है। हालांकि अभी इसकी ऑरा स्टेबलाइज नहीं हुई थी। और मू लॉन्गजी कहता भी है कि तुम अभी लेट फेज में अच्छे से पहुंचे नहीं हो, फाइट करना चाहोगे। कांगशिंग कहते करके देख लो, खुद पता चल जाएगा। पर तभी मू लॉन्गजी, वो जो तीनों ग्रेट जनरल्स थे, उनको हवा में कंट्रोल करके दिखाने लगता है। अब इन्हें देखकर कांगशिंग भी अब रुक जाते हैं। तभी पीछे से मू चैन कहता है, अरे मेरे पास भी तुम्हारे दो लोग हैं। और ये भी चीयू और माओ जिंग को दिखाता है। मू लॉन्गजी ये कहता है, अरे इनकी कोई जरूरत नहीं है, रख लो इन्हें, मारना है तो मार दो। मू चैन भी हंस के कहता है, वर्दी हो तुम मू लॉन्गजी कहलाने के, तुम्हारे जैसे लोग डेमोनिक ड्रैगन पैलेस में जाना डिजर्व करते हैं, जो कि अपने साथी को ही कुछ समझते नहीं है। और मू लॉन्गजी अब एक कोल्ड लुक देता है मू चैन को और फिर कहता है, तो तुम वही बंदे हो जिसने बाइजुआन को मारा था और मेरे यहाँ तो बस मरते मरते बचे थे। मुझे लगा नहीं था कि 1 साल से कम समय में तुम्हारा पावर लेवल इतना बढ़ जाएगा। और इस बंदे को अब समझ में भी आ गया था कि इस मू चैन ने ही उस पॉइजन को कांगशिंग वगैरह की बॉडी से निकाला है। मू चैन इधर कहता है, पर अगली बार तुम्हें, यानी इस बार तुम्हें मैं दूसरा मौका दूंगा नहीं। लॉन्गजी को गुस्सा आता है कि हेवनली ट्रांसफॉर्मेशन लेट फेस का बंदा, मेरे सामने तुम्हारी इतनी औकात, अभी मैं जिनको चाहूं उनको मार सकता हूं। पर जैसे ही लॉन्गजी लिंग जेंग वगैरह को मारने को सोचता है, कांगशिंग तुरंत ही अपने ड्रैगन स्पीयर को बाहर निकालते हैं और कहते हैं कि मेरे सामने तुम मेरे साथियों को मार दोगे, मैं भी देखना चाहूंगा। अब तो कांगशिंग सीधा इससे बोलते हैं कि आ जाओ, अगर दम है तो डुएल कर लो मेरे साथ। और कांगशिंग इस बार अपने वॉर स्पीयर के गोल्डन लोटस फॉर्म को एक्टिवेट करके मू लॉन्गजी की तरफ पढ़ने लगते हैं। अब जब मू गुई वगैरह भी सीन को देखते तो वो समझ जाती है, स्पीयर कोई नॉर्मल स्पीयर नहीं है, इसको तो हम झेल भी नहीं सकते। इधर मू लॉन्गजी अपने ब्लैक ड्रैगन टैटू को एक्टिवेट कर और डेमोनिक ड्रैगन शैटरिंग पाम कांगशिंग की तरफ लेकर पढ़ने लगता है। अब एक का स्पीयर अटैक और दूसरे का पाम अटैक एक दूसरे से टकराते हैं और इनके फ्लक्चुएशन से ये दोनों जो फाइट कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन जाके थोड़ा सा दूर गिरते हैं। और इधर कांगशिंग अपने बाकी साथियों से यहाँ से निकलने को कहते हैं। और इधर लॉन्गजी कांगशिंग से कहता है, तुम्हें मुझसे फाइट करना ही है ना, पर ये जगह पर नहीं, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, आ जाना तुम, अगर अपने इन तीनों साथियों को बचाना है तो वेस्टर्न डेजोलेट सिटी में। और वहां पर सबको पता भी चल जाएगा कि हमारा ड्रैगन पैलेस तुम्हारी नॉर्दर्न एकेडमी से कहीं ज्यादा सुपीरियर है। और ये टाइम देता है कल दोपहर का। और यहाँ से ड्रैगन पैलेस वाले सभी निकल जाते हैं। अब ये जो वेस्टर्न ड्रैगन सिटी था, ये वेस्ट पोल हॉल के कंट्रोल में था। और आज के दिन ये थोड़ा सा लाइवली था क्योंकि मू लॉन्गजी और इसके टीम के लोग यहाँ पर इकट्ठा थे। और यहाँ के एक माउंटेन पर खास करके इनके टीम के लोग थे। और यहाँ पर 3 लोगों को मेटल केसेस में बांधा गया था और ये थे तीनों ग्रेट जनरल्स। अब ये जो वेस्टर्न ड्रैगन हॉल वाले थे, सॉरी वेस्टर्न हॉल वाले, ये डेमोनिक ड्रैगन पैलेस को कुछ बोल भी नहीं सकते थे क्योंकि पावर के मामले में ड्रैगन पैलेस वाले इनसे ज़्यादा थे। और इधर सबको पता भी चल गया था कि जो 3 लोगों को बंदी बनाया गया है, ये 3 ग्रेट जनरल्स हैं नॉर्दर्न हेवेंस एकेडमी के। तो शायद एक काफ़ी भयंकर बैटल यहाँ पर होने वाला है। और कुछ लोग तो मू लॉन्गजी की तारीफ भी कर रहे थे कि यार ये बंदा डिजर्व करता है, ये जीनियस है, ये हेवनली कॉम्पिटिशन के लेट फेज में इतनी कम एज में पहुंच गया है। हालांकि अभी भी ये मू जिंगटियान से काफ़ी पीछे है। हाँ, अगर ये नॉर्दर्न एकेडमी के जो लोग आने वाले हैं उन्हें मार दिया तो शायद इसका जो पावर लेवल या इसका जो रेस्पेक्ट है जिंगटियान के आसपास तो पहुंच ही जाएगा और इसको बहुत सारे रिसोर्सेस भी मिलेंगे। अब इधर मू लॉन्गजी से कोई बंदा बात करने आता है और कहता है, यार मू लॉन्गजी, तुम हमारे वेस्ट पोल हॉल में क्या कर रहे हो ये सब। अब ये जो फिगर था वो ग्रीन रोब्स में था और वेस्ट पोल का यंग हॉल मास्टर था। और इधर मू लॉन्गजी पहाड़ी से नीचे की तरफ देख रहा कि ये नॉर्दर्न एकेडमी वाले कब आएंगे। और इस दौरान मू लॉन्गजी भी किसी को याद करता है और ये था मू जिंगटियान। और मन में ही ये कहता है कि जिंगटियान वेट करो, जो मुझे तुम्हारे सामने झुकना पड़ता है, कुछ दिन की बात है, फिर मेरा भी स्टेटस तुम्हारे बराबर या मैं एक दिन तुम्हें सरपास कर जाऊंगा।
और मुझे भी होली स्पिरिचुअल माउंटेन का बैप्टिज्म मिलेगा और उसके बाद मैं सॉवरेन लेवल पर चला जाऊंगा और तुम मेरे पैर के नीचे होगे। तब मैं यंगेस्ट जनरेशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कहा जाऊंगा। समय बीतते जाता है और यहाँ पर फाइनली कुछ लोग प्रकट होते हैं। फिर से कुछ हलचल चलने लगती है, सिटी में कुछ बातें होने लगती है। अरे ये तो कांगसेंग है, हेवनली रैंकिंग में नंबर 1 पर, बगल में जुआनटोंग, सू जुआन हे याओ, जू वांग। सबको ये लोग पहचान लेते हैं कि ये लोग टॉप 10 वाले बंदे हैं और इनकी नज़र 2 लोगों पर खास पड़ती है कि ये तो काफ़ी यंग दिख रहा है और इन्हें हम जानते भी नहीं है। और उसके पीछे जो बाउंटी रैंकिंग माओ जिंग और ची यू थे, उन पर भी इनकी नज़र पड़ती है। अब मू चेन जब अपने तीनों सीनियर्स को पिंजड़े में देखता है तो इसका किलिंग इंटेंट पढ़ने लगता है। लॉन्गजी हंसता है कि लगता है तुम काफ़ी फ्यूरियस हो, और इधर कांगशिंग भी कहता है कि जो तुमने किया है ना, मैं उसका 100 गुना तुम्हें वापस करूंगा। लॉन्गजी हंसता है फिर से कि तुम्हारे पास शायद अभी उतनी एबिलिटी है नहीं। इनकी थोड़ी तीखी बहस चलती है। अब लॉन्गजी कहता है कि बकवास छोड़ो, हमारे पास यहाँ पर 4 बैटल एरिना है, तो अपने 4 पावरफुल लोगों को भेजो, हम यहाँ पर बैटल करेंगे और इसी के हिसाब से लाइफ और डेथ डिसाइड होगा। लॉन्गजी एक क्रूएल बंदा था। मू चेन भी जब ये सुनता है तो एक बार को ये भी सोचने लगता है कि मुझे जल्दी से मेरा जो भी अपोनेंट होगा उसे मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर जैसे कोई बैटल चल रहा है उसमें से जो बंदा जीत गया वो अपने दूसरे साथी को जाकर के सपोर्ट कर सकता है। और देख के ऐसा लग रहा है कि मो लॉन्गजी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो इस बैटल को जीत जाएगा। कांगसेंग आगे बढ़ते हैं और कहते हैं ठीक है, हम फाइट को एक्सेप्ट करते हैं। अब इसके टीम से जो बैटल करने वाले थे लोग, उनमें से एक था मूगू जो कि 3rd रैंक पर था, वू जियोंग जो कि 4th रैंक पर था, और वू जिया जो कि 5th रैंक पर। वू जियोंग अपने हाथ को ऐसा मोड़ते हुए कहता है कि कौन मुझसे फाइट करना चाहेगा, और इसकी नज़र खास करके मू चैन पर थी और उसके हाथों में एक जायंट एक्स था। मूगू भी हंस रहा था और इसकी नज़र नुओली पर थी। इधर वेस्ट पोल के यंग हॉल मास्टर दूर से इन सीन को देख रहे थे कि क्या लगता है, क्या इस बैटल को नॉर्दर्न एकेडमी वाले जीत पाएंगे, क्योंकि मूगू और वू जियोंग हेवनली कॉम्पिटिशन के मिड फेज में है। लू जियानटोंग इनमें से एक को तो संभाल लेगा, पर और कोई तो मुझे उस लेवल पर दिख भी नहीं रहा है। कांगसेंग लॉन्गजी से फाइट करेगा तो बाकी 2 को कौन संभालेगा। हेयाओ उनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, पर उसका भी पावर लेवल हेवनली कॉम्पिटिशन के बस इनिशियल फेज में है, और वो जो लड़की है उसके पावर लेवल को तो मैं भी नहीं देख पा रहा हूँ। ये नुओली की बात कर रहा था और उसके बाद इसकी नज़र मू चेन पर पड़ती है और इसे देखकर एक चीज़ तो फील करता है, ये बंदा काफ़ी मिस्टीरियस है, और कहता है यार ये तो बस हेवनली ट्रांसफॉर्म के लेट फेज पर है। फिर सोचता है यार कहीं ये यूजलेस तो नहीं है। और ये हाल मास्टर कहता है कि सबसे खतरनाक तो लॉन्गजी है, उसके बाद वो लड़की वू जिया या लड़का जो भी। हालांकि उसका पावर लेवल हेवनली कॉम्पिटिशन के शायद इनिशियल फेज में है, पर वो एरे मास्टर खतरनाक है। लगता है इस बैटल को लॉन्गजी जीत जाएगा। अब कांगसेंग मो लॉन्गजी से फाइट करने वाले थे। लुओली तभी कहती है मैं उस मूगू से फाइट करूंगी और इस बार उसे हरा दूंगी। जुआनटोंग कहता है मतलब वो जिया से मुझे फाइट करना है, क्योंकि जुआनटोंग को मालूम था कि वो जिया ज़्यादा खतरनाक है। इधर कांगसेंग मू चैन की तरफ देखते हैं, क्योंकि मू चैन अभी कुछ सोच रहा था, और फिर ये मू चैन बोल ही देता है कि मैं एक स्पिरिचुअल एरे मास्टर हूँ, तो वो जिया से मैं फाइट करूंगा। तो अब जुआनटोंग की बैटल वू जायोंग से होने वाली थी, लुओली का बैटल मूगू से, और मू चैन का बैटल वू जिया से, और कांगसेंग का बैटल मू लॉन्गजी से। और इस बैटल में बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड थे, खास करके वेस्टर्न हॉल के लोग। खास करके ये लोग इस बात से प्रभावित थे, ये लड़का जो कि हेवनली ट्रांसफॉर्म के लेट फेज में, ये एक्चुअली वू जिया से फाइट करना चाहता है, रैंक 5 के एरे मास्टर से। मजा आएगा। अब ये वू जिया भी मू चैन की तरफ देखता है कि ये फ्रेशर है, पर इसका कैरेक्टर सिंपल नहीं दिख रहा मुझे, नहीं तो क्यों इसके हाथों चीयू और माओ जिंग हार जाते, और उसके बाद इसने तो कांगसेंग और जुआनटोंग को बचा भी लिया था। और इधर मू लॉन्गजी कहता है कि कांगसेंग आज तुम्हें मेरे तुम्हारे बीच का जो एक्चुअल गैप है वो पता चल जाएगा। और लॉन्गजी अपना ग्रेस ब्लैक स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है। अब इनका जो बैटल था वो अलग ही लेवल पर चल रहा था। सेम हाल लुओली और जुआनटोंग का भी बैटल अब शुरू हो चुका था। मू चैन भी अब देखता है और अपनी ब्लैक स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करता है, और इसकी नजरें अब वू जिया पर फिक्स्ड है। वू जिया कुछ बोलता भी नहीं है और सीधा एक स्पिरिचुअल एरे बनाने लगता है, और पलक झपकते ही अपने पीठ के पीछे 2 स्पिरिचुअल एरे इसने बना लिए थे, और ये दोनों एरे रैंक 4 के स्पिरिचुअल एरे थे। क्योंकि इसे लग रहा था यार ये मू चैन थोड़ा वीक है, तो रैंक 4 का एरे ही इसके लिए काम कर जाएगा। मू चैन जब देखता है तो ये भी तुरंत ही 2 एरे बना देता है। अब लोग जब देखते हैं अच्छा तो ये एरे मास्टर है, तभी वू जिया से ये फाइट करने को लेकर इतना कॉन्फिडेंट था। हालांकि सबसे अच्छा बैटल तो यही होगा, बैटल ऑफ एरे मास्टर्स। इधर वू जिया भी हैरान था और उसके अंदर में एक इमोशन देखा जा सकता था, तो तुम एक एरे मास्टर भी हो। मू चैन भी बस एक स्माइल दे देता है। अब दोनों के एरेज एक दूसरे से टकराने लगते हैं, और बड़ी बात ये थी कि जब वू जिया अटैक्स मू चैन की बॉडी पर एक्सप्लोड करते हैं तो मू चैन को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसे एक चीज़ तो और समझ में आ जाता है कि मू चैन ने अपने फिजिक को भी रिफाइन कर लिया है। और मू चैन पलक झपकते ही एक मेटालिक बॉल निकालता है
ये था स्पिरिचुअल एरे सीड, और इसके ऑरा से मूचेन अपने को कवर कर लेता है। अब वूजिया भी थोड़ा सीरियस होती है और स्पिरिचुअल सील्स की मात्रा अब ये बढ़ाने लगती है और एक पावरफुल एरे कंडेंस करने लगती है। तो यार वूजिया नाम तो वैसे लड़की का लगता मुझे, पर लड़का दिखाया गया है, तो बस समझ लेना, हो सकता है ये बीच वाला भी हो। अब मूचेन जब एक एरे देखता है जो कि काफ़ी बड़ा था शेप में और इसके आसपास के स्पेस को ढकने लगता है, इसमें से ये एक डेंजरस फ्लक्चुएशन भी फील करता है और ये जो एरे था इन दोनों को कवर कर लेता है। तो बाहर के जो भी लोग हों इस बैटल को नहीं देख सकते। अब जो भी जीतेगा वो इस एरे से बाहर आ पाएगा। और वूजिया बोलता है कि ये जो मेरा एरे है जिसे 9 लेयर्ड माउंटेन रिवर एरे कहा जाता है, इसमें मैंने 13 लोग जो हेवनली कॉम्प्लीशन स्टेज के हैं उन्हें ट्रैप किया है और मारा है। तुम्हें प्राउड फील करना चाहिए कि मैं ये एरे जो कि तुम एक ट्रांसफॉर्म लीड फेस के बंदे हो तुम पर यूज कर रही हूँ, और तुम 14वें इंसान बनोगे जो मेरे इस एरे के द्वारा मारे जाओगे। और ये जो 9 माउंटेन्स एरे था इसके प्रेशर से मूचेन भी थोड़ा अनईजी फील करने लगता है। मूचेन अब इधर अपने वॉइनेंट स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करता है और एक फीस्ट अटैक इस डिवाइन माउंटेन की तरफ दी मारने लगता है। अब जब वूजिया देखती है कि इसके माउंटेन को मूचेन ने थोड़ा पीछे ढकेल दिया है, तो ये अपने हैंड सील्स को चेंज करने लगता है और प्रेशर को और ज्यादा बढ़ा देता है और मूचेन पर इस बार 3 माउंटेन एक साथ बढ़ते हैं। मूचेन भी इधर अपने लाइटनिंग फिजिक बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है और फिर से लाइटनिंग फिस्ट अटैक इन माउंटेन्स पर दे मारता है। एक सिंगल पंच से ये एक माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर देता है। वूजिया जब देखता है तो कहता है तुम्हारे पास कुछ एबिलिटी तो है लड़के, पर तुम्हें क्या लगता है ये मेरे 9 माउंटेन्स ये इतने सिंपल है। और वूजिया को एक बात तो समझ में आ चुका था कि इस लड़के ने एक डाइटी टायर का बॉडी रिफाइनमेंट स्पिरिचुअल आर्ट प्रैक्टिस किया है, तो अभी तो ये मेरे माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय कर पा रहा है, और वो भी एक पंच में। वूजिया एक बार फिर से हैंड सील्स को चेंज करता है और फिर से एक माउंटेन प्रकट होता है और ये बताता है तो मेरे माउंटेन को डिस्ट्रॉय करो, मैं इन्हें फिर से बना सकती हूँ क्योंकि ये मेरे स्पिरिचुअल एनर्जी से बनते हैं। फिर से मूचेन इसके एक माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर देता है और वूजिया इसे देखकर एक स्माइल दे रहा था कि इस तरह से तो इस बंदे का जो ऑरा है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मूचेन भी समझ चुका था, तो ये अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अब वेस्ट नहीं करता है। और ये जो 9 माउंटेन्स थे अब मूचेन को घेरने लगे थे, मतलब इन माउंटेन से एक एरे बना रहा था। पर मूचेन कहता तुम्हें क्या लगता है, मुझे तो नहीं लगता है कि तुम एक रैंक 5 के एरे मास्टर हो। अगर तुम इसे अरेंज कर दिए तुम्हारा लेवल उससे भी ऊपर माना जा सकता है। अब इसे सुनकर वूजिया को थोड़ा गुस्सा आता है और मूचेन कहता है मुझे जितना पता है तुम्हारे इन 9 माउंटेन्स में से एक रियल होगा और मैं तुम्हारे इस एरे को उस माउंटेन को तोड़कर डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। वूजिया कहता है ट्राई कर लो। अब ये जो 9 माउंटेन्स जैसे वूजिया अपने हैंड सील्स को चेंज करता है ये काफी तेजी से रोटेट करने लगते हैं, तो मूचेन कौन सा माउंटेन कहाँ पर जा रहा है उन्हें एक्चुअली देख भी नहीं पा रहा था और इनके निकलने वाले प्रेशर से ये वैसे भी थोड़ा अनईजी फील तो कर ही रहा था। मूचेन अब अपनी आंखें बंद करता है और इसमें वूजिया भी थोड़ा सा घबराने लगता है कि ये बंदा क्या चीज है। और वहीं इधर दूसरी तरफ कांगसिंग और लोंगजी का अलग ही लेवल पर बैटल चल रहा था और मू लोंगजी के एक अटैक से कांगसिंग जाकर एक चट्टान से टकराता है और कांगसिंग अब धीरे धीरे इंजर्ड हो रहा था और लोंगजी हंस रहा था और मू लोंगजी अब अपने तलवार को निकालता है और जिसमें कि कुछ ड्रैगन मार्क्स बने हुए थे और ये कहता है कि बैटल अब यहीं पर खत्म हुआ। लोंगजी जानता था कि कांगसिंग को मारना ज्यादा सही है क्योंकि अगर इसका स्ट्रेंथ लेट फेज पर जाकर स्टेबलाइज हो गया तो बैटल मुश्किल हो सकता है। और ये जो तलवार था लोंगजी के पास इसे ड्रैगन ब्रेकिंग स्वॉर्ड कहा जाता है, डेमोनिक ड्रैगन पैलेस का, जिसका प्रेशर सच में काफी अलग था और इसके प्रेशर को लुओली भी फील करती है। कांगसिंग भी जान चुके थे कि ये लोंगजी इस बैटल में ये आखिरी लड़ाई में मुझे मारना चाहता है। अभी जो मो लोंगजी का फड़ था ये अपनी स्पिरिचुअल ऑरा को इसमें कंडेंस कर रहा था और इसके वेपन पर एक जायंट ड्रैगन बन जाता है जो कि थोड़ा सा डेमोनिक टाइप दिख रहा था। कांगसिंग भी समझते हैं इस बैटल को मुझे हैंडल करना ही पड़ेगा, तो मेरे बाकी और भी साथी मारे जा सकते हैं कि इन्हें एक रिस्क तो लेना ही पड़ेगा इस फाइट में। और इधर दूसरी तरफ मूचेन अपनी आंखें खोलता है, सॉरी इसके अंदर की एक आंख खुलती है यानी कि हार्ट आई, और ये जो हार्ट आई थी इन 9 माउंटेन्स को स्कैन करने लगती है मानो, और एक माउंटेन जो कि बाकी 8 माउंटेन से अलग था मूचेन उसे फाइंड कर लेता। इसके चेहरे पर एक स्माइल था। मूचेन का ये जो थर्ड आई था या हार्ट आई कहाँ पे बनता है मुझे भी नहीं पता, पर इसे वूजिया देख पाता है और ये चिल्लाने लगता है कि हार्ट आई। शौक भी था और डर भी था कि हार्ट आई बहुत बड़ी चीज है, अभी तक ये उस लेवल पर शायद पहुंच नहीं पाया है। वूजिया का चेहरा अब अगली हो चुका था कि ये बंदा अलग ही लेवल पर टैलेंट है, स्पिरिचुअल एरे और स्पिरिचुअल पावर दोनों में। मूचेन अब इसके बॉडी से ब्लैक लाइट निकलती है और एक ब्लैक पकोड़ा सामने प्रकट होता है और ये ब्लैक पकोड़ा लगभग 1000 फीट का बड़ा हो जाता है और वो जो 8 माउंटेन से उनसे जाकर के 9 लेयर पकोड़ा टकराता है और वही मूच अपने ड्रैगन स्टेप से गायब होकर के 9वें माउंटेन की तरफ बढ़ता है और एक फीस्ट अटैक ये बनाता है जिसमें ब्लैक लाइटनिंग, ब्लैक फ्लेम्स और इसका स्पिरिचुअल एनर्जी कंडेंस था।
और इस माउंटेन पर ये अटैक ये दे मारता है और जैसे ही अटैक करता है माउंटेन में क्रैक। वही बाहर में वो जो लॉन्गजी ने बेलफुल ड्रैगन बनाया था अपने स्वॉर्ड पर, वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग था और ये अटैक इतना खतरनाक था कि आराम से एक हेवनली कॉम्पिटिशन के मिड फेस के बंदे को भी गिरा सकता है। सू जुआन हो या कोई भी, इनका चेहरा बन चुका था। वही कांगशेंग, इनके बॉडी से गोल्डन ऑरा बाहर निकलती है और इनके गोल्डन स्पीयर पर ये इकट्ठा होने लगती है और इनका ये जो अटैक था इसे कहते हैं पनिशमेंट एनफोर्सर स्पीयर, एक डाइटी टायर का स्पिरिचुअल आर्ट। इसी पर कांगशेंग अपना बैट लगा रहे थे। अब दोनों के अटैक यानी एक का स्पीयर और दूसरे का तलवार एक दूसरे से टकराता है। सभी की नजरें इस एक अटैक पर फोकस थी कि क्या मू लॉन्गजी के इस खतरनाक अटैक को कांगशेंग का अटैक रजिस्ट कर पाएगा। अब धीरे धीरे ये जो गोल्डन स्पीयर का एक शैडो अटैक बना था वो अब ड्रैगन के सामने क्रैक करने लगता है और ये डेमोनिक ड्रैगन अब कांगशेंग को कवर करने लगता है। कांगशेंग अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए और भी ज्यादा ऑरा रिलीज करते हैं। मू लॉन्गजी भी आगे बढ़ता है। इधर कांगशेंग अब खून की उल्टी करने लगते हैं और ये जो अटैक था इतना खतरनाक था कि अब कांगशेंग खून की उल्टी करते हुए एक ऐसा पंछी जिसके पंख काट दिए गए हो उसके समान जमीन पर आकर गिरने लगते हैं। अब ये जो लोकेशन था जहां पर ये बैटल चल रहा था उसके नीचे की जमीन भी कोलैप्स कर जाती है। कांगशेंग भी उस अटैक को संभाल नहीं पाए थे। कांगशेंग अब ये धूल जब शांत हो जाता है तो इन्हें दिखाया जाता है जो कि खून में सने हुए थे, कपड़े इनके फट चुके थे, ये फिर भी खड़े थे और हाथों में इनका भी स्पीयर था। हालांकि अब इनके पास शायद उतना स्ट्रेंथ था नहीं कि ये लॉन्गजी से फाइट कर पाए। अब लॉन्गजी कहता है कांगशेंग कुछ और कहना है। कांगशेंग फिर से एक बार खून की उल्टी करते हैं और सोच रहे थे काश में अगर हेवनली कॉम्पिटिशन के लीड फेज में पहुंच गया होता तो इसे पता था। लॉन्गजी हंस के कहता है मतलब हमारा डेमोनिक ड्रैगन पहले से जीत चुका है और ये फिर से कांगशेंग को पूरी तरह से खत्म करते उसके लिए पढ़ने वाला था। और उसके पहले ये कहता है कि कांगशेंग एक बात याद रखना, अपने अगली जिंदगी में नॉर्दर्न हेवेंस एकेडमी जैसे गंदे जगह पर मत जाना। और लॉन्गजी के चेहरे पर एक अलग ही एवल स्माइल था। अब जैसे ही लॉन्गजी कांगशेंग को मारने के लिए बढ़ता है ऊपर में जो वो एरे बना हुआ था अचानक से एक्सप्लोड कर जाता है और जैसे वो एक्सप्लोजन शांत होता है वहां पर दो लोग दिखाई देते हैं। वो जो ग्रीन रोड मेल था यानी वेस्टर्न हाउल वाला वो भी हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। दो लोग काफी करीब खड़े थे और जो वो जिया था उसके चेहरे पर एक निराशा थी। मूचेन ने उसके थ्रोट को पकड़ के रखा था। बेसिकली मूचेन वो बैटल जीत चुका था। सू जुआन, हे याओ और बाकी तो एकदम हैरान थे। इनके अंदर एक अलग ही इमोशन था। तो भाइयों स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि ये बैटल अभी और लंबा चलने वाला है। भी 20-25 एपिसोड का शायद ये चैप्टर का मतलब ये बैटल है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो। व्यूज़ वैसे भी कमा रहे हैं, 2 वीडियो डाल के भी मतलब नहीं है, कमाई कुछ है नहीं फिलहाल। तो करियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि तुम लोग आजकल सपोर्ट कहाँ कर ही रहे हो। खैर मिलते हैं फिर कल सुबह एक नए वीडियो के साथ।